Hello student, I am Sunabasthana, your SST teacher again with you. Dear students, as you know, these days we are talking about the chapter number 2 of history and the chapter name is New Kings and Kingdoms. Dear students, as you know, in the previous video we have completed the explanation segment of this chapter. Now students, today we will complete the question answer and the exercises of this chapter. Okay? So today what we will complete? We will complete the question answer and the exercises of this chapter. So dear students, let's start. So the first question is match the following. Okay, first question is match the following. Dear students, in this section you will match the dynasty with their reason. Okay, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में डायनेस्टीज़ दी हुई हैं, उस डायनेस्टी को उसके रीज़न से मैच करना है। मीन टू से कि उस डायनेस्टी का, उस साम्राज्य का राज्य किस क्षेत्र में था। ओके, सो द फर्स्ट डायनेस्टी इज गुर्जरा प्रतिहाराज। ओके, नेक्स्ट इज राजपूतास, नेक्स्ट पालाज एंड द लास्ट इज चोलाज। ओके, तो गुर्जर प्रतिहार इस डायनेस्टी का रीज़न क्या था? इस डायनेस्टी का रीज़न था गुजरात और राजस्थान। ओके, मतलब इस साम्राज्य का क्षेत्र गुजरात और राजस्थान में था। ये इनका राज्य गुजरात और राजस्थान राज्य तक सीमित था। नेक्स्ट इज राजकोटास। ओके, राजकोटास इनका क्षेत्र कहाँ पे था? वेस्टर्न डेक्कन। ओके, वेस्टर्न डेक्कन मीन टू से प्रायद्वीपीय भारत या साउथ इंडिया के वेस्टर्न डेक्कन एरिया में इनका साम्राज्य था। नेक्स्ट है पालाज। ओके, नेक्स्ट इज पालाज। पालाज का रीजन कहाँ पे था स्टूडेंट्स? इनका रीजन था, इनका राज्य कहाँ पे था? इनका राज्य बंगाल तक था। ओके, इनका क्षेत्र बंगाल में था। एंड द लास्ट इज चोलाज। ओके, चोलाज, the region of this dynasty was Tamil Nadu. Okay, this dynasty ruled over the Tamil Nadu. Okay, so Gurjara Pratihara's region was Gujarat and Rajasthan. Rashtrakutas region was Western Deccan. Pala's region was Bengal, and Cholas ruled over the Tamil Nadu. Okay, so dear students, question number 1, match the following. Okay, question number 1, match the following, have completed. Now we will move to the next question, and the next question mean to say question number 2 is who were the parties involved in the tri-party struggle? Mean to say कौन सी पार्टीज़ थीं जो ट्राई पार्टी स्ट्रगल में इन्वॉल्व थी? मतलब कितने पक्ष थे, कौन से पक्ष थे जो त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्वॉल्व थे? और त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए होता है स्टूडेंट्स? त्रिपक्षीय संघर्ष होता है कन्नौज पे कंट्रोल के लिए। ओके, कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए 3 पक्षों में संघर्ष होता है। तो आपसे वही पूछ रहा है कि ये त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से लोग शामिल थे। सो इन द आंसर यू विल राइट रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टीज fought for control over Kannauj. Because there were 3 parties in this long drawn conflict, historians often describe it as the tri-party struggle. Okay, तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? उनमें इन्वॉल्व होते हैं रूलर्स ऑफ गुर्जर प्रतिहारा, मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश के जो राजा थे वो शामिल होते हैं।
राष्ट्रकूट वंश के जो राजा होते हैं वो शामिल होते हैं, और पाला डायनेस्टी के जो रूलर्स होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए इन लोगों के बीच संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि कन्नौज जो है वो गंगा यमुना के बीच स्थित एक समृद्ध स्थान था, इसलिए इस पे लोगों को अधिकार करना पसंद था। इसीलिए इस पे अधिकार करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष होता है, बहुत लंबा संघर्ष चलता है, और ये संघर्ष 3 पक्षों के बीच चलता है, बिटवीन 3 डायनेस्टीज, एंड द डायनेस्टीज वॉज गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टी, and that there was 3 parties involved in this struggle. Just because of this, historians describes this struggle as tri-party struggle. Okay, hopefully you have understand why this struggle called as tri-party struggle, and hopefully you have understand. Now dear student, question number 2 is completed. Now we will move to the question number 3, and the question number 3 is, what were the qualifications necessary to become a member of committee of the Sabha in the Chola Empire? Okay, what were the qualification? मतलब क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी थी टू बिकम ए मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ सभा इन द चोला डायनेस्टी? चोला डायनेस्टी में जो एक संस्था होती थी सभा, उसका मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस नेसेसरी थी? ओके, सो इन द आंसर यू विल राइट all those who wish to become members of सभा should be. ओके, वो लोग जो सभा का मेंबर बनना चाहते थे उन्हें होना चाहिए था owners of land from which land revenue is collected. Okay, so this is the first condition fulfilled by those who want to become a member of सभा. ओके, सो ये पहली कंडीशन थी जो सभा का मेंबर बनना चाहते थे. सबसे पहली कंडीशन क्या थी? उनके पास लैंड होनी चाहिए थी, और वो लैंड ऐसी होनी चाहिए थी जिससे रेवेन्यू कलेक्ट होता हो. ओके, सो ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ सभा. नेक्स्ट इज दे शुड देयर ओन होम्स. ओके, और जो सभा का मेंबर बनना चाहते थे उनके पास उनका अपना घर होना चाहिए था. नाउ द थर्ड कंडीशन वाज दे शुड बी बिटवीन 35 and 70 ईयर्स ऑफ एज. और उनकी एज कितनी होनी चाहिए थी? उनकी एज 35 वर्ष से लेके 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी. नेक्स्ट इज दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द Vedas. Okay, and those people who want to become a member of Sabha, they have to the knowledge of the Vedas. Okay, तो जो लोग सभा का मेंबर बनना चाहते थे उन्हें वेदों का ज्ञान होना भी ज़रूरी था. ओके, उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए था. एंड द नेक्स्ट इज दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर्स एंड ऑनेस्ट. और वो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए थी. एंड दे शुड हैव ऑनेस्ट, दे शुड बी ऑनेस्ट. और उन्हें क्या? और उन्हें ऑनेस्ट भी होना चाहिए था. नेक्स्ट इज इफ एनीवन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years, he cannot become a member of another committee. और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पिछले 3 सालों से किसी कमेटी का मेंबर रहा हो वो कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता था. मीन टू से सभा का मेंबर नहीं बन सकता था. एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट
and those of his relatives cannot contest the election. और वो लोग जिन्होंने अपना और अपने रिलेटिव्स का अकाउंट सबमिट ना किया हो वो भी सभा का मेंबर बनने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे. ओके, सो what were the qualifications necessary to become a member of a committee of the Sabha in the Chola dynasty? There are so many qualifications were necessary to become a member of Sabha. First is owners of land from which land revenue is collected. Next is they should have their own homes. Next is they should be between 35 and 70 years of age. Next is they should have knowledge of the Vedas. They should be well versed in administrative manners and honest. Next is if anyone has been a member of any committee in the last 3 years, he cannot become a member of another committee. Okay. Next is anyone who has not submitted his accounts and those of his relatives cannot contest the elections. Okay. So now dear students, question number 3 also completed. Now we will move to the next question, mean to say question number 4. Okay, where we will move to the question number 4, and the question number 4 is what were the two major cities under the control of the Chahmanas? Mean to say चाहमाना डायनेस्टी जो थी उसका रूलिंग एरिया, उसका रूलिंग रीजन क्या था? ओके, तो चाहमाना डायनेस्टी का रूलिंग रीजन क्या था स्टूडेंट्स? चाहमाना डायनेस्टी का रूलिंग रीजन था दिल्ली और अजमेर. ओके, दिल्ली और अजमेर अंडर द कंट्रोल ऑफ चाहमानाज डायनेस्टी. ओके, तो दिल्ली और अजमेर पे चाहमाना डायनेस्टी का राज्य था. And Prithviraj III was the greatest ruler of this dynasty. Okay, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज तृतीय इस डायनेस्टी का एक प्रसिद्ध राजा था. ओके, now dear students, question number 4 have completed. Now we will move to the next question. Meant to say question number 5. And the question number 5 is, how did the Rashtrakutas become powerful? Mean to say, राष्ट्रकूटास जो थे वो पावरफुल कैसे बनते हैं? राष्ट्रकूटास का रूलिंग रीजन क्या था स्टूडेंट? वेस्टर्न डेक्कन. ओके, वेस्टर्न डेक्कन. सो हाउ डिड द राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल? राष्ट्रकूटास पावरफुल कैसे होते हैं? सो इन द आंसर यू विल राइट द राष्ट्रकूटास वर इन द डेक्कन. ओके, राष्ट्रकूटास कहाँ पे थे? मीन टू से राष्ट्रकूटा का रूलिंग रीजन क्या था? डेक्कन एरिया था. इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ द कर्नाटका. और आरंभिक दिनों में ये सबऑर्डिनेट थे मतलब सामंत थे अंडर द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ कर्नाटका. चालुक्य डायनेस्टी कर्नाटका की जो चालुक्य डायनेस्टी थी प्रारंभ में ये उसके सबऑर्डिनेट थे या उसके सामंत थे. इन द मिड 8th सेंचुरी, 8वीं सदी के मध्य में दंती दुर्गा a Rashtrakuta chief. Danti Durga, who was Danti Durga? Danti Durga, this is the founder of Rashtrakuta dynasty. So in the mid 8th century, 8वीं सदी के मध्य में दंती दुर्गा जो राष्ट्रकूटा चीफ था
overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called हिरण्यगर्भा. ओके, तो 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूटा का जो चीफ था दंती दुर्गा, उसने चालुक्यों के विरुद्ध क्या परफॉर्म किया, कौन सा रिचुअल परफॉर्म किया, हिरण्यगर्भा. और अगर कोई व्यक्ति उस समय में राजा बनना चाहता था तो उसे इस रिचुअल को परफॉर्म करना ज़रूरी होता था और इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद ही वो राजा बन जाता था. सो राष्ट्रकूटा चीफ दंती दुर्गा जो राष्ट्रकूटा चीफ था, ओवरथ्रू हिज चालुक्या overlord and performed a ritual called हिरण्यगर्भा, literally the golden worm. उसने क्या किया, उसने हिरण्यगर्भा परफॉर्म किया. When this ritual was performed with the help of Brahmanas. So हिरण्यगर्भा always performed with the help of Brahmans. ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए हिरण्यगर्भा किसकी सहायता से परफॉर्म किया जाता था, then you will reply Hiranyagarbha was always performed with the help of Brahmanas. Okay, it was taught to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth. तो अगर कोई हिरण्यगर्भा ब्राह्मणों की सहायता से परफॉर्म कर देता था तो इसे माना जाता था रीबर्थ किसी व्यक्ति का एज अ क्षत्रिय. ये किसी भी व्यक्ति का रीबर्थ माना जाता था, चाहे वो जन्म से किसी भी जाति का हो. अगर वो हिरण्यगर्भा परफॉर्म कर देता था तो वो क्षत्रिय राजा बनने की योग्य हो जाता था और उसे मान लिया जाता था कि वो एक क्षत्रिय है, उसका एक पुनर्जन्म हुआ है क्षत्रिय के रूप में. इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाई बर्थ, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय ना रहा हो. इन अदर केसेस men from enterprising families use their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba Mayur Sharmana and the Gurjara Pratyahara Harishchand were Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. Okay. फॉर एग्ज़ाम्पल कदम्बा मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार वंश का एक रूलर हरिश्चंद्र जो कि ब्राह्मण था, लेकिन उन्होंने हिरण्यगर्भा परफॉर्म करने के बाद उन्होंने सक्सेसफुली डायनेस्टी बिल्डअप करी एट कर्नाटका एंड राजस्थान. मतलब उस समय में राजा बनने के लिए ये आवश्यक था कि वो क्षत्रिय हो और ऐसा कोई व्यक्ति जो जन्म से क्षत्रिय नहीं होता था वो हिरण्यगर्भा परफॉर्म करके उसका रीबर्थ माना जाता था कि वो व्यक्ति जो है अब क्षत्रिय है और उसके बाद वो क्या कर सकता था, वो कहीं पे भी डायनेस्टी बिल्डअप कर सकता था. इसी तरह के दो राजा थे, कदम्बा मयूर शर्मना और गुर्जर प्रतिहार वंश के हरिश्चंद्र, जो जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने हिरण्यगर्भा परफॉर्म किया और उसके बाद कर्नाटका और राजस्थान में डायनेस्टीज़ बिल्डअप करी. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5th हैव completed. Now we will see the answer of the question number 6. Okay, now we will see question number 6. So what is the question number 6? Question number 6 is, what did the new dynasties do to gain acceptance? Okay, new dynasties acceptance के लिए क्या करती थी? Okay, so in the answer you will write, to gain acceptance, the new dynasties took on new titles and performed religious rituals to become
a part of the Kshatriyas. They were regarded as the subordinates or Samants by their overlords and later declared themselves to be Mahasamanta after gaining power and wealth. The new dynasties also engaged themselves in warfare to assert their power and carve kingdom for themselves. तो न्यू डायनेस्टीज एक्सेप्टेंस के लिए क्या करती थी? न्यू डायनेस्टीज जो थी वो रिचुअल परफॉर्म करती थी. विच रिचुअल? हिरण्यगर्भा. ओके, वो हिरण्यगर्भा परफॉर्म करती थी टू बिकम अ पार्ट ऑफ द क्षत्रिय. क्षत्रिय का एक पार्ट बनने के लिए वो हिरण्यगर्भ परफॉर्म करते थे. एंड दे वर रिगार्डेड एज द सबऑर्डिनेट असामंत्स बाय देयर ओवरलोड्स. और वो सबऑर्डिनेट्स असामंत डिक्लेयर किए जाते थे बाय द रूलिंग डायनेस्टी. ओके, एंड लेटर डिक्लेयर्ड themselves to be महासामंता आफ्टर गेनिंग पावर एंड वेल्थ. तो वो किसी राज्य के किसी डायनेस्टी के अंडर में सामंत होते थे या सबऑर्डिनेट होते थे, और लेटर ऑन व्हेन दे गेट मोर पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज महासामंता और महामंडलेश्वर. ओके, और जब उनके पास, उन सामंतों के पास पैसे आ जाते थे, ज़्यादा पावर आ जाती थी, तो वो क्या करते थे? वो अपने आप को महासामंत घोषित करते थे. द न्यू डायनेस्टीज ऑल्सो engaged themselves in warfare to assert their power and carve kingdom for themselves. और ये जो न्यू डायनेस्टीज होती थी ये वारफेयर में भी इंगेज रहती थी ताकि उन्हें और पैसा और पावर मिले. ओके, now dear students, question number 6 also completed. Dear students, today we have completed 6 questions. Okay, आज हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किया एंड द रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस वी विल ट्राई टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो. और बचे हुए जो कुछ 6 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, complete these works. Write these question answers in your pen notebook with neat and clean handwriting. Okay, this is your homework. After completing your work, you have to send it to me. Now dear students, see you in the next video. In that video we will try to complete the remaining question answers of this chapter. Till then dear students, bye. Have a nice day.